नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 अक्टूबर सन 2025। आज यानी 9 अक्टूबर का दिन विश्व डाक दिवस और विश्व दृष्टि दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भिवानी में करवा चौथ की तैयारी को लेकर भीड़, महिलाओं में उत्साह, बाजारों में दिखी रौनक, कपड़ों की जमकर हो रही है खरीदारी। हरियाणा सरकार के इन कर्मचारियों को मिलेगा वार्षिक वृद्धि का लाभ, हाईकोर्ट ने सुनाया राहत भरा फैसला। हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में विकसित नई तकनीक, ड्राइविंग के समय झपकी आई तो डिवाइस बचाएगा आपकी जान। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब काम के साथ पढ़ाई भी कर पाएंगी आशा वर्कर्स। हरियाणा में डाकघर में अब रजिस्ट्री सेवा बंद, फटाफट से देखिए स्पीड पोस्ट सेवा के कितने बड़े हैं दाम। विवादों के घेरे में HPSC का गणित की परीक्षा, अभ्यर्थियों का आरोप, 15 सवालों के जवाब गलत। ADGP की मौत पर पत्नी का बड़ा एक्शन, हरियाणा पुलिस के DGP और SP के खिलाफ दी शिकायत, कार्रवाई की मांग। हरियाणा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कृषि भूमि को आधार से लिंक करने की तैयारी। और महम 24वीं सरोखा संत रामपाल महाराज को करेगी सम्मानित, पदाधिकारियों ने पंचायत कर लिया फैसला, बाढ़ पीड़ितों की मदद की। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मौसम में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सुबह और शाम की ठंड शुरू हो गई है, तो कई जिलों में हल्की धुंध देखने को भी मिली, जो कि साफ संकेत है कि अब राज्य में शीत ऋतु का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अब ठंडी हवाओं के चलते सुबह और शाम में ठिठुरन महसूस की जा रही है। हिसार, अंबाला, महेंद्रगढ़, पलवल, रोहतक और सिरसा समेत तकरीबन 12 जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। इससे धान, कपास और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। दक्षिण हरियाणा में सरसों और चना की बिजाई के लिए बारिश वरदान साबित हो रही है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि वीरवार से यानी आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने लगेगा और मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा। उन्होंने कहा कि इस समय हो रही बारिश जहां धान की फसल के लिए हानिकारक है, रबी सीजन की फसलों के लिए यह नमी फायदेमंद साबित होगी। प्रदेश भर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। दीपावली के बाद दिन के समय भी ठंडक का जोर बढ़ जाएगा। किसानों को अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ही खाद मिलेगी। 15 अगस्त को पंचकुला में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। पंचकुला में योजना सफल होने के बाद अब इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार से समूचे हरियाणा में खाद पंजीकरण के बाद उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी मांगी थी। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम को एकीकृत कर दिया गया है। विभाग के सभी कृषि केंद्रों की तरफ से किसानों के पास संदेश भेजने की शुरुआत कर दी गई है, जिससे किसान पंजीकरण करा सके। योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के लिए अभी खाद से संबंधित कोई शर्त व नियम लागू नहीं होंगे। किसानों को सिर्फ पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। इस पंजीकरण के आधार पर किसानों को खाद मिल जाएगा। हरियाणा के सीनियर IPS अफसर वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड केस में उनकी पत्नी और प्रदेश के वरिष्ठ IAS अफसर अमनीत P कुमार ने हरियाणा DGP और रोहतक SP के खिलाफ शिकायत दी है। उन्होंने अपनी शिकायत चंडीगढ़ पुलिस को सेक्टर 11 थाने में दी। अमनीत P कुमार ने 4 पेज की शिकायत में DGP शत्रुजीत कपूर और रोहतक SP नरेंद्र बिजारनिया पर उनके पति का उत्पीड़न करने, जातिगत भेदभाव और उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी वाई पूर्ण कुमार का 8 पन्नों का फाइनल नोट यानी कि सुसाइड नोट भी सार्वजनिक हो गया है। इसमें उन्होंने 2020 से वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से जारी जातीय भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान आदि का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने वर्षों तक समान व्यवहार की मांग की, पर मेरे साथ सिर्फ भेदभाव हुआ। निरंतर मानसिक और जातीय उत्पीड़न अब असहनीय हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी मौत के बाद कम से कम सच्चाई सामने आए। फाइनल नोट में पूर्व DGP मनोज यादव, पूर्व IAS TVSN प्रसाद, DGP शत्रुजीत सिंह कपूर, ADGP अमिताभ ढिल्लो, ADGP संजय कुमार, IG पंकज नैन, IPS कैलाश रामचंद्रन, IPS संदीप खिरवार, IPS शिवास कबीराय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर सुनियोजित रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि यह जाति आधारित भेदभाव, सार्वजनिक अपमान, लक्षित मानसिक उत्पीड़न और अत्याचार 2020 में अंबाला के एक मंदिर में जातीय भेदभाव की घटना से शुरू हुआ। हरियाणा के तत्कालीन DGP मनोज यादव ने
इसे शुरू किया और फिर यह लगातार बढ़ता गया। पूर्ण कुमार ने कहा है कि उन्हें झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी गई, उनके वाहन और आवास संबंधी अधिकारों से वंचित किया गया और गोपनीय दस्तावेज मीडिया में लीक कर उनकी प्रतिष्ठा धूमिल की गई। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने न सिर्फ अन्य अधिकारियों को मेरे खिलाफ उकसाया, बल्कि मेरे एसपी रोहतक नरेंद्र बिजाणिया के जरिए भी मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की गई। तत्कालीन गृह सचिव राजीव अरोड़ा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने लिखा कि उन्होंने समय पर अर्जित अवकाश की मंजूरी नहीं दी, जिसके कारण मैं अपने पिता के निधन से पहले उनसे मिलने नहीं जा सका। उसकी अपार पीड़ा आज भी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जापान के ओसाका में आयोजित बैठक में घोषणा की, इसके तहत शहरों को अब जापानी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब शहरी विकास की दिशा में तकनीकी व प्रबंधन के उन तरीकों को अपनाया जाएगा जिनसे जापान ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। इस दौरान उन्होंने जापानी शहरों की साफ सुथरी व्यवस्था, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, ग्रीन बिल्डिंग्स और वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि इन्हें हरियाणा के बड़े शहरों में लागू किया जाएगा। उन्होंने जापान के उद्योगपतियों को हरियाणा में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया और कहा कि राज्य में मेक इन हरियाणा अभियान के तहत विदेशी कंपनियों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के हित में एक और राहत भरा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी 1 जुलाई को सेवा में उपस्थित नहीं है, लेकिन उसने अपनी रिटायरमेंट से पहले 9 महीने या उससे ज्यादा समय नौकरी की है, तो वह सालाना वेतन में बढ़ोतरी का हकदार होगा। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह नियम उन कर्मचारियों के साथ अन्याय करता है जिन्होंने रिटायरमेंट से पहले 9 महीने या ज्यादा सेवा दी है। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि नियमानुसार एक कर्मचारी को सालाना वेतन वृद्धि पाने के लिए कम से कम 9 महीने की नौकरी पूरी करनी होती है, इसलिए सिर्फ 1 जुलाई को सेवा में उपस्थित न रहने की वजह से लाभ से वंचित रखना अनुचित है। हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी कर्मचारी जिसने अपने इंक्रीमेंट वर्ष में 9 महीने या उससे अधिक सेवा पूरी की है, तो वह वेतन वृद्धि का हकदार होगा, भले ही वह 1 जुलाई को रिटायर हो चुका हो या फिर अवकाश पर हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी अपनी इंक्रीमेंट वर्ष में 6 महीने या फिर उससे कम सेवा पूरी करता है, तो उसे इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा। अगर वाहन चालक को चलते समय झपकी आ जाए तो वह अब हादसा होने से पहले ही वाहन अपने आप रुक जाएगा। हिसार स्थित गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी जीजेयू के एक शिक्षक ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो चालक को नींद आने पर न केवल अलर्ट करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर वाहन की गति धीमी करके ब्रेक भी लगा देगा। यह तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित है और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। यह डिवाइस खासतौर पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे वाहन के स्टीयरिंग के पास लगाया जाता है। इसमें 3 सेंसर लगे होते हैं जो लगातार चालक के चेहरे का भाव और आंखों की स्थिति पर नजर रखते हैं। जैसे ही सेंसर यह पहचान लेते हैं कि चालक को झपकी आ रही है या ध्यान भटक रहा है, तो तुरंत अलार्म बजता है और अगर चेतावनी के बाद भी चालक प्रतिक्रिया नहीं देता है तो वाहन अपने आप गति कम कर देता है और सुरक्षित तरीके से रुक जाता है। यह उपकरण लागत में किफायती है और इसे बस, ट्रक व निजी वाहनों में आसानी से लगाया जा सकता है। इससे न केवल जान माल की सुरक्षा होगी, बल्कि सड़क पर ट्रैफिक अनुशासन भी बेहतर होगा। नेशनल हेल्थ मिशन यानी एएनएम के तहत कार्यरत आशा वर्कर्स को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अब ये काम करते हुए ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी यानी एएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम का कोर्स भी कर पाएंगे। जिनके पास पहले से एएनएम या जीएनएम की डिग्री है, उन्हें एमपीएचडब्ल्यू फीमेल और नर्सिंग ऑफिसर की नियमित व कौशल रोजगार व अस्थायी भर्ती के दौरान अनुभव के आधार पर 4 नंबर तक की वेटेज मिलेगी। आशा वर्कर्स के प्रदर्शन, एक्सपीरियंस संबंधित अलग से फाइल बनाने को सभी स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है। साल 2005 में आशा वर्कर्स के स्वास्थ्य विभाग में एंट्री हुई थी। आशा वर्कर एसोसिएशन जिला प्रधान सीमा का कहना है कि 12वीं स्नातक पास आशा वर्कर को भी अब आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आशा वर्कर्स को नौकरी के दौरान वेटेज का लाभ तभी मिल सकेगा जब उनका अनुभव 6 महीने से लेकर 8 साल तक का होगा। हरियाणा में डाक विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए अब डाकघरों में रजिस्ट्री सेवा को बंद करने का निर्णय लिया है। विभाग के अनुसार अब उपभोक्ताओं को केवल स्पीड पोस्ट सेवा ही उपलब्ध करवाई जाएगी। विभाग का कहना है कि बदलते समय के साथ लोगों की जरूरतें और प्राथमिकताएं भी बदली हैं। अब लोग तेज, सुरक्षित और डिजिटल रूप से ट्रैक की जाने वाली सेवाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस फैसले से आम उपभोक्ता को राहत के बजाय अतिरिक्त आर्थिक बोझ झेलना पड़ेगा। पहले जहाँ पर रजिस्ट्री का शुल्क मात्र 26 रुपए था, अब स्पीड पोस्ट का न्यूनतम शुल्क 55 रुपए तय कर दिया गया है। नई सेवा पुरानी के मुकाबले 2 गुना से भी अधिक महंगी साबित होगी। ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लोग जो अब भी पारंपरिक डाक सेवाओं का उपयोग करते हैं, इस बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित होंगे। इस निर्णय से जहां एक और डाक विभाग डिजिटल युग की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुराने ग्राहकों के लिए यह फैसला महंगाई की नई डाक साबित हो सकता है।
हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी की तरफ से 163 पदों के लिए 28 सितंबर को गणित के सहायक प्रोफेसर की स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया गया। ये परीक्षा आयोजित होते ही विवादों के घेरे में आ गई है। अभ्यर्थियों द्वारा आरोप लगाया गया है कि 1 अक्टूबर को जारी आंसर की में आयोग ने 15 प्रश्नों के गलत जवाब को सही बताया है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि 20 से अधिक प्रश्न मिस प्रिंट है। इस कारण से 90% से काफी सारे परीक्षार्थी पास होने के लिए जरूरी न्यूनतम अंक भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसे लेकर आयोग को 300 से अधिक शिकायतें भेजी गई हैं। वहीं एचपीएससी की तरफ से 10 अगस्त 2025 को हिंदी के सहायक प्रोफेसरों की स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की गई थी। इस पर भी सवाल उठ चुके हैं। अभ्यर्थियों की तरफ से दावा किया गया था कि आयोग ने 10 से ज्यादा प्रश्नों के गलत विकल्पों को सही बताया है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के शोधार्थी अमित पंघाल कहते हैं कि अभी तक आयोग ने क्लियर नहीं किया है कि मेरिट कितने अंकों से बनेगी। गलत सवालों का आयोग क्या करेगा, यह अभी पता नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री और एचपीएससी से गलत प्रश्नों की स्पष्टता व सार्थकता पर विचार करने का अनुरोध व्यक्त किया है। वहीं अभ्यर्थियों का दावा है कि यह परीक्षा केवल सब्जेक्ट की समझ को परखने के लिए थी, मगर इसे बहुत कठिन बना दिया गया। हरियाणा के झज्जर जिले के पलड़ा गांव के युवा किसान अभिषेक यादव ने प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में मिसाल पेश की है। एमएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई पूरी करने के बाद अभिषेक ने एक कीटनाशक निर्माण कंपनी में नौकरी की थी। कुछ ही समय में उन्हें महसूस हुआ कि रासायनिक कीटनाशक न केवल मिट्टी बल्कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है। शरीर में धीरे धीरे रासायनिक तत्वों के जमाव से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यह बात समझने के बाद अभिषेक ने 2.5 साल पहले अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गाँव में लौटकर प्राकृतिक खेती को अपनाने का फैसला किया। गाँव लौटने के बाद अभिषेक ने मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि ऑर्गेनिक्स नाम से एक वर्मी कंपोस्ट प्लांट शुरू किया। 2 एकड़ में बनाए गए इस प्लांट में उन्होंने 400 केंचुआ बेड तैयार किए हैं, जिनसे जैविक खाद तैयार की जाती है। इस खाद में जीवामृत, बेजामृत, निमास्त्र, गौमूत्र और खट्टी लस्सी का प्रयोग किया जाता है। अभिषेक 2 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जहाँ पर गेहूं, बाजरा और गर्मी के मौसम में घिया की फसल लेते हैं। इसके अलावा वे दिल्ली, एनसीआर और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हर महीने 30 से लेकर 35 टन जैविक खाद की सप्लाई भी कर रहे हैं। अभिषेक बताते हैं कि प्राकृतिक खेती से न केवल मिट्टी की गुणवत्ता सुधरी है, बल्कि उनकी आय में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। पहले कीटनाशक युक्त गेहूं 2400 रुपए प्रति क्विंटल बिकता था, जबकि अब प्राकृतिक खेती से उगाया गया यही गेहूं 7500 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रहा है। इसी तरह बाजरा का भाव भी 2500 रुपए से बढ़कर 6000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। उनका अनाज अब गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में ऑर्डर पर बेचा जा रहा है। उनकी यह पहल न केवल पर्यावरण को बचाने की दिशा में कदम है, बल्कि यह साबित करती है कि मेहनत और सोच में बदलाव से खेती को लाभदायक बनाया जा सकता है। सरकार की कृषि से जुड़ी योजनाओं का गलत तरीके से लाभ लेने के लिए पोर्टल पर फर्जी पंजीकरण और दूसरे की जमीन बेचने के फर्जीवाड़े पर अब शिकंजा कस सकेगा। इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार प्रदेश में कृषि भूमि को आधार से लिंक करने की तैयारी कर रही है। हरियाणा भू अभिलेख निदेशालय कृषि भूमि को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेगा। दीपावली के बाद पटवारियों के माध्यम से मालिकों के आधार नंबर संबंधित कृषि भूमि से लिंक किए जाएंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद फर्जीवाड़े पर लगाम लग सकेगी। पिछले करीब 2 से 3 वर्षों से असल किसानों के अलावा ठगी के लिए भी लोग मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करवा रहे थे। खरीफ 2025 सीजन में तकरीबन 2 लाख से अधिक इसी तरह की शिकायतें सामने आई। भारी बरसात से फसलों को हुए नुकसान के बाद क्षतिपूर्ति पोर्टल पर भी धोखाधड़ी से मुआवजा लेने के लिए फर्जी तरीके से पंजीकरण की कई शिकायतें आई थी। ऐसे में दिवाली के बाद योजना पर काम शुरू होगा। इस कार्य को पूरा कराने के लिए तकरीबन 2 से 3 महीने का समय तय किया गया है। कृषि भूमि के स्वामियों को सबसे बड़ा लाभ इससे यही होगा कि उनके नाम पर कोई भी दूसरा व्यक्ति अब फर्जी तरीके से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल व क्षतिपूर्ति पोर्टल आदि पर पंजीकरण करवाकर सरकारी योजना को लाभ नहीं ले पाएगा। फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री के मामलों पर भी अब इससे रोक लग सकेगी। जल्द ही इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। इससे किसानों के साथ साथ होने वाली धोखाधड़ी के मामले रुक सकेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकुला की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आउटरीच वर्कर के लिए 12वीं पास तथा अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। सहायक व डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उम्मीदवार को 12वीं पास तथा हार्टोन या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर का डिप्लोमा व 1 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। सोशल वर्कर के लिए स्नातक पास तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। अकाउंटेंट के लिए बीकॉम या फिर गणित विषय सहित स्नातक पास तथा कंप्यूटर व टैली का ज्ञान होना आवश्यक है। लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर के लिए विधि स्नातक तथा 2 वर्ष का कार्य अनुभव जरूरी है। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आयु सीमा 18 से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने होंगे। आवेदन करने की आखिरी तिथि 24 अक्टूबर है। सैलरी की बात करें तो 10,592 रुपए से लेकर 44,023 रुपए अलग अलग पोस्टों के आधार पर पर मंथ मिलेगी।
भिवानी के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी करीब 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा की मौत मामले में सीबीआई की जांच जारी है। बुधवार को सीबीआई की टीम भिवानी के रेस्ट हाउस में रही। इस दौरान सीबीआई ने मनीषा मौत मामले से संबंधित रिकॉर्ड खंगाला। वहीं भिवानी पहुंचने के बाद सीबीआई की टीम ने मनीषा मौत मामले से जुड़ी पुलिसकर्मी से भी पूछताछ की गई। कई दिन के बाद सोमवार को सीबीआई की टीम भिवानी पहुंची। यहाँ गाँव ढाणी लक्ष्मण में मनीषा के परिवार से पूछताछ की गई। इसके बाद मंगलवार को सीबीआई की टीम रेस्ट हाउस में रही, जहाँ पर बंद कमरे में अभी तक जुटाए गए साक्ष्यों की समीक्षा और पड़ताल की गई। मनीषा की मौत के मामले को सुलझाने के प्रयास तेज हो गए हैं। मनीषा के पिता संजय कुमार का कहना है कि अगर पुलिस ने शुरुआत में ही सही कार्रवाई की होती तो मामला इतना नहीं बढ़ता। उन्होंने आइडियल नर्सिंग कॉलेज की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मनीषा 11 अगस्त को इसी नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की जानकारी लेने के लिए घर से निकली थी और कॉलेज की बस से ही वे सिंघानी से अपने गाँव आती जाती थी। उन्हें केवल सीबीआई से ही न्याय की उम्मीद है। उन्हें और उनके परिवार को सीबीआई पर पूरा विश्वास है कि उनकी बेटी को इंसाफ अब जरूर मिलेगा। रोहतक जिले के महम चौबीसी सरोखा पंचायत संत रामपाल महाराज को सम्मानित करेगी। यह सम्मान समारोह 12 अक्टूबर को चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर आयोजित किया जाएगा। खाप पंचायत ने यह फैसला हरियाणा के बाढ़ प्रभावित गांव में संत रामपाल द्वारा भेजी गई जल निकासी की मदद को देखते हुए लिया है। सरकार के लगातार प्रयासों के बावजूद पानी की निकासी पूरी तरह से नहीं हो पाई थी, जिससे कि किसानों को गेहूं की बिजाई में दिक्कत आ रही थी। इस स्थिति में लोगों ने संत रामपाल महाराज से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने तुरंत गाँव में पानी निकासी के लिए बिजली की मोटरें, हजारों फीट पाइपलाइन और अन्य आवश्यक उपकरण भेजने शुरू किए। इस पहल से पूरे हरियाणा में लोगों ने उनके अनुयायियों के माध्यम से मदद मांगी। संत रामपाल की ओर से पूरे पानी का निकासी के लिए सहायता प्रदान की गई। महम चौबीसी के कई गांव में भी जल भराव की गंभीर स्थिति थी, जहां उनकी तरफ से पानी निकासी का प्रबंध किया गया। संत रामपाल महाराज की सराहनीय मदद को देखते हुए महम चौबीसी सरोखा पंचायत ने उन्हें सम्मानित करने का अब निर्णय लिया है। पंचायत प्रधान सुभाष नंबरदार ने बताया कि खाप हमेशा से न्याय और समाज के हित में खड़े रहने के लिए जानी जाती है। जिसने भी समाज के लिए प्रशंसनीय व सराहनीय कार्य किया है, खाप ने उन्हें सम्मानित किया है। खाप पंचायत ने यह भी बताया कि संत रामपाल महाराज अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीबों को राशन और मकान भी उपलब्ध करवा रहे हैं। महम चौबीसी सरोखा पंचायत के अन्य पदाधिकारियों ने आमजन से 12 अक्टूबर रविवार को सुबह 11 बजे महम चबूतरे पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 153 अंक गिरकर 81,773 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 62 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 25,046 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट और 9 में तेजी रही। टाइटन का शेयर 4% से अधिक चढ़ा, तो वहीं इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में भी 2% तक की तेजी दिखाई दी। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और जियो फाइनेंस के शेयर्स गिरे हैं। निफ्टी के 50 में से 36 शेयर्स में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 2,157 रुपए बढ़कर 1,22,098 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं चांदी भी 4,259 रुपए महंगी होकर 1,52,700 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। 22 कैरेट सोने का दाम 1,11,842 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा।